गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 के अंतर्गत एक कविता लेकर आए हैं। कविता नंबर 4 है जो हमारी, जिसका नाम है पथिक। पथिक होता है राहगीर, मुसाफिर जिसको बोलते हैं, और इनके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। प्रस्तुत कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं, उपादान उसके होते हैं, अव्यय उसके भाग होते हैं प्रकृति के, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पर्वत, समुद्र, जितने भी इसके भाग होते हैं उन सब का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। न सिर्फ एक तरह से आसमान का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, निकलने वाले सूर्य का वर्णन किया है। तो ऐसे बहुत सारे अवयवों के द्वारा, उनके अंगों के द्वारा, प्रकृति के छोटे छोटे भागों के द्वारा बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और कवि यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं उनका मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है, उदास है उनका मन। तो कौन आकर्षित करता है उनको? प्रकृति। प्रकृति उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और वह प्रकृति के सानिध्य, प्रकृति के साथ रहकर एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कवि किसी साधु महात्मा के विचारों से प्रभावित होकर देश सेवा का प्रण लेता है, और उस देश सेवा के प्रण के कारण उसको कठोर सजा भुगतनी पड़ती है। यानी किसी राजा के द्वारा उसको कठोर सजा, कारावास या मृत्यु दंड की सजा उसको दे दी जाती है। ऐसा यहाँ पर कवि एक छोटे से प्रसंग के रूप में चित्रण करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रकृति की तरफ लौटते हैं तो यही प्रकृति उसको अपनी पत्नी के प्रेम से भी अधिक अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी कहते हैं कि प्रकृति का प्रेम मेरी पत्नी के प्रेम से ज़्यादा है, जो मुझे अपने सानिध्य, अपने साथ लेकर क्या है, अपने अंदर बांधे रखता है। तो कहने का अभिप्राय है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी में प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। और प्रस्तुत कविता में कवि क्या कह रहे हैं, चलिए हम फटाफट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कविता है उसका नाम है पथिक। पथिक का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया है, राहगीर, मुसाफिर। और यहाँ पर कवि है जो राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 में उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर कोयरीपुर गाँव में इनका जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं कवि यहाँ पर क्या कहते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने खड़ी बोली में कविता लिखी है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन व्याप्त। गगन है घन पर बैठ, बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी स्वयं को एक मुसाफिर, एक राहगीर के रूप में चित्रित करते हैं। प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है और प्रकृति के और अपने संबंध के बारे में उजागर करते हुए क्या कहते हैं, प्रतिक्षण, क्षण क्षण, प्रतिक्षण होता है हर एक पल, नूतन, नया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं प्रतिक्षण नूतन वेश बना बनाकर रंग बिरंग निराला। निराला होता है अद्भुत, रंग बिरंग अनेक रंगों से, ऊपर आकाश में अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके, रंग बिरंगे रूप धारण करके रवि के सम्मुख, रवि होता है सूर्य, सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है नभ आकाश में, वारिद माला, बादलों की माला। और बादलों की माला कैसी होती है? जिसमें से बारिश टपक रही है, यानी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वेश बनाकर
रवि के सम्मुख बादलों के जो सूर्य के सम्मुख बादलों की जो माला है, यानी बारिश की लड़ियां क्या है, वो अलग अलग रूपों में ऊपर आसमान में अपना वेश बदल बदल कर क्या है, वो सूर्य के सम्मुख थिरक रही हैं, नाच रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीले रंग का समुद्र क्या है, वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक क्या है, प्रतीत हो रहा है। और उस मनोहर होता है मन को हरने वाला। ऊपर नील गगन है, नीला समुद्र है धरती पर, उसके जो हमारे मन को हर रहा है, हमारे मन को सुंदर लग रहा है। और यही सुंदर ऊपर क्या है, समुद्र के ऊपर नीला अंतहीन गगन है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। घन पर बैठ, अब कवि कहता है कि बादलों पर बैठकर, बादलों को अपनी सवारी के रूप में चित्रित किया है। हम यात्रा करने के लिए साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रेलगाड़ी है, विमान है, ऐसे बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है और कहते हैं कवि कि मैं बादलों की सवारी करके बीच में विचरूं, समुद्र के ऊपर और आकाश, नीले आकाश के मध्य क्या है, मैं बादलों पर बैठकर इधर उधर घूमता रहूं। यही चाहता मन है, मेरा मन, मेरी इच्छा यही है, मेरी अभिलाषा यही है कि मैं बादल पर की सवारी करके नीले समुद्र के और आसमान के, नीले आसमान के बीच में मैं घूमता रहूं, प्रकृति का एक तरह से अवलोकन करता रहूं। नेक्स्ट देख लेते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्ल नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता रहता है। इस विशाल विस्मृत महिमामयी रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। प्रसंग वही है, कवि क्या कहते हैं, रत्नाकर, रत्नाकर समुद्र जिसके अंदर रत्नों का अथाह भंडार है, यानी समुद्र गर्जन कर रहा है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं और घोर क्या है, वो गर्जन कर रही हैं। मल्ल नील पर्वत से बहने वाली हवा, मल्ल नील पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर चंदन के वृक्ष उगते हैं और वहाँ से जब हवा चलती है तो चंदन के वृक्षों से खुशबू निकलती है, तो वह सुगंधित हवा मल्ल नील पर्वत की तरफ से बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, अपनी पत्नी को संबोधित करता हुआ कहता है कवि कि यही हौसला मेरे हृदय में, यही साहस, यही विचार मेरे हृदय में साहस भर रहा है, भरा रहता है। प्रकृति के जो उपादान है, प्रकृति के जो अंग हैं, मेरे हृदय में क्या है, वो हौसला भरते रहते हैं। यानी मल्ल नील पर्वत से चलने वाली हवा मेरे अंदर हौसला जगा रही है। इस विशाल, विशाल होता है अथाह, विस्तृत, जिसकी बहुत फैला हुआ, महिमामय, रहस्य से भरे हुए रत्नाकर के घर में, समुद्र के घर में, अब कवि कहता है विशाल, विस्तृत, रहस्य से भरे हुए समुद्र के घर में, समुद्र के गर्भ में कोने कोने में लहरों पर बैठ। अब समुद्र की लहरों को अपनी सवारी के रूप में चित्रित किया है और कह रहा है उन्हीं लहरों पर बैठकर मैं समुद्र के कोने कोने में, कैसा समुद्र, विशाल, विस्तृत और कैसा, रहस्य से भरा हुआ, रत्नों से भरा हुआ, तो लहरों पर बैठकर मैं समुद्र के कोने कोने की यात्रा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वाला प्रसंग देखेंगे। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत पथिक नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता के कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और रामनरेश त्रिपाठी जी ने यहाँ पर क्या कहा है, सूर्य का सुंदर वर्णन किया है और क्या कहते हैं, निकल रहा है। सूर्य क्या है, वो पूर्व दिशा की तरफ से जैसे ही सवेरा होता है तो उग रहा है, उदय हो रहा है, निकल रहा है जल निधि तल पर, समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तट पर। दिनकर
सूर्य बिंब अधूरा, आधा अधूरी उसकी परछाई हमें नजर आ रही है। सुबह के समय, भोर के समय जैसे ही रात गुजर जाती है, रात व्यतीत हो जाती है, आकाश में तारे छिटक कर क्या है वो एक तरह से समाप्त होते, गायब होते चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सवेरा होता है तो पूर्व दिशा की तरफ से सूर्य क्या है वो निकलता है और उसका आधा अधूरा जो दृश्य है, आधा अधूरी छाया है, वह समुद्र के तट पर दिखाई दे रही है। और कैसी लगती है जब उस समुद्र के जल पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। समुद्र के नीले जल पर जब सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं तो कवि उसको, उन किरणों को किस रूप में चित्रित करता है? कमला के कंचन मंदिर, कमला होता है लक्ष्मी, सूर्य की पहली किरणों को उन्होंने एक तरह से समुद्र की लहरों के ऊपर एक पुल, एक मार्ग तैयार किया है। किसकी सवारी के लिए? लक्ष्मी की सवारी के लिए। और कहा गया कमला के कंचन मंदिर, सोने से बने हुए मंदिर के समान लक्ष्मी की सवारी के रूप में मानो कांत कंगूरा, उसके मंदिर का कंगूरा ऊंची चोटी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया, यानी सागर ने एक पुल तैयार किया सूर्य की किरणों के रूप में चमकता हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी की सवारी के लिए मार्ग क्या है वो तैयार किया जा रहा है और सूर्य क्या है वो लक्ष्मी के सोने के मंदिर के कांत कंगूरे ऊंचे चोटी के रूप में क्या है चित्रित किया है, जो अत्यधिक चमक रहा है। आगे बताया है लाने को निज पुण्य सवारी, लक्ष्मी की इस धरती पर, इस पावन भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए सागर ने एक पुल का निर्माण किया है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी, समुद्र ने अत्यधिक सुंदर सड़क का निर्माण किया है। स्वर्ण सोने से बनी हुई सड़क, सोने से बनी हुई सड़क वह प्रतीत हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे रत्नाकर ने, समुद्र ने बना दी है सोने से बनी हुई एक सड़क। किसको लेकर आने के लिए? साक्षात लक्ष्मी को इस पावन भूमि पर लेकर आने के लिए सड़क का निर्माण किया है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। सागर क्या है वो निर्भय होकर, अपने अंदर मजबूती भरकर, बड़ी धीरता से, बड़े दृढ़ता से क्या कर रहा है? गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर है, और एक लहर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से लहरें आती हैं चली जाती हैं। तो कवि समुद्र की लहरों को की सुंदरता में खो जाता है और उनको कहता है कि वही समुद्र की लहरें अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रही हैं और अत्यधिक क्या है मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, यानी लहरों का आना जाना कवि को अत्यधिक सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि प्रिय, इस सुख से बढ़कर प्राणी और दूसरे सुख को क्या पा सकता है, यानी प्रकृति के सानिध्य में रहकर अत्यधिक सुख प्राप्त हो रहा है। तो इस सुख से बड़ा इस संसार में कोई भी सुख कोई भी मनुष्य नहीं पा सकता। अनुभव करो हृदय से, अपने मन से उसको अनुभव करो, महसूस करो कि यह अनुराग प्रेम भरी कल्याणी, प्रेम भरा जो प्रकृति का दृश्य है वह सबका कल्याण करने वाला है, सबकी भलाई करने वाला है। नेक्स्ट वाले प्रसंग में, कविता में, पंक्ति में देखेंगे, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर जब गंभीरतम रात्रि के अंधकार के को चित्रित किया है और कैसा होता है? गंभीर, शांत। अर्धरात्रि, जैसे ही आधी रात्रि बीत जाती है तो अर्धरात्रि निशा में जग को ढक लेता है, पूरी एक तरह से जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आकाश क्या है वो अंधेरे से भर जाता है।
और संपूर्ण जो आकाश है वो गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है। आकाश के साथ साथ धरती पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी क्या है, मनुष्य क्या है, वो भी अपने अपने घरों में जाकर शांति से सो जाते हैं। तो आसपास क्या है वो वातावरण गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और जैसे ही ऊपर आसमान में जब रात होती है तो तारे क्या है वो छिटक जाते हैं, तारे क्या है वो खिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि व्यतीत होती है तो कवि कहते हैं सस्मित वदन, मुस्कुराता हुआ। कौन? जगत का स्वामी, इस जगत का कल्याण करने वाले स्वामी। कौन? सूर्य देवता मृदु मंद गति से आते हैं, मुस्कुराते हुए पूर्व दिशा की तरफ से इस जगत के स्वामी यानी सूर्य देवता अपनी मंद गति से, अपनी मंथर गति से निकलकर आते हैं। तट पर खड़ा, समुद्र के तट पर खड़ा होकर गगन गंगा के, जो सूर्य है वह गगन गंगा के मधुर गीतों को गुनगुना रहा है, यानी अपने निकलने का, पूर्ण रूप से प्रकाश फैलने का इंतजार कर रहा है। और इसी इंतजार में वह मधुर गंगा मिलन के क्या है वो गीत गा रहा है, गगन गंगा के गीत को क्या है वो गुनगुना रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, उससे ही विमुख हो नभ में चंद्र विहस देता है। सूर्य देवता जैसे ही निकलते हैं तो चंद्र देवता क्या है वो अपना मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेरने का मतलब है उनका रात्रि के समय उसका खिलना क्या है वो एक तरह से पूर्ण हो चुका है और वह धीरे धीरे करके गायब होना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा सूर्य के निकलने के स्वागत में क्या है वो हंस रहा है। वृक्ष विविध, और जैसे ही सूर्य की किरणें पेड़ों पर पड़ती हैं तो अलग अलग प्रकार के वृक्षों, पत्तों, पुष्पों, पत्तों में, फूलों में तन को सज लेता है। सबके तन सुंदर सजीले बन जाते हैं, यानी पेड़ पौधे पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं जैसे ही सूर्य की किरण उनके ऊपर पड़ती है। पक्षी हर्ष संभाल न पाते, और जैसे ही सुबह होती है तो सूर्य के स्वागत में अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए पक्षी क्या है वो चहचहा रहे हैं। मुग्ध, बड़े प्रेम से, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से चहचहाट की आवाज़ क्या है वो आसपास के वातावरण में फैल जाती है। आपने भी महसूस किया होगा जैसे ही सूर्य निकलता, सुबह होती है तो पक्षियों की चहचहाट जब हम उठते हैं तो हमारे कानों में पड़नी शुरू हो जाती है और आवाज़ कैसी है, मधुर है, मीठी है। नेक्स्ट देखिए, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर न्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। अभी यहाँ पर प्रकृति के छोटे छोटे रहस्यों का, छोटे छोटे भागों का वर्णन करते हैं कवि, और क्या कहते हैं, वन, उपवन, बगीचे, गिरी, पहाड़, सानु, कुंज, नदियाँ, पहाड़, कुंज और जंगल, मेघ बरस पड़ते हैं। बारिश के लिए क्या है वो ऊपर आसमान में उमड़ घुमड़ कर मेघ छा गए हैं, बादल छा गए हैं और वो बरस पड़ते हैं। किस पर? वन में, उपवन में, पहाड़ों पर, सानु, छोटी छोटी झाड़ियों पर, जंगलों में। मेरा आत्म प्रलय होता है, आत्म प्रलय, मेरी आत्मा में जबरदस्त परिवर्तन होता है, नयन नीर झड़ते हैं। और प्रकृति के इन्हीं उपादानों को देखकर, इन्हीं भागों को देखकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर, इसी बदलाव के कारण मेरे विचार भी बदल जाते हैं, मेरी आत्मा में परिवर्तन हो जाता है और वही परिवर्तन आंसुओं के रूप में मेरी आंखों से क्या है वो लगातार झड़ रहा है। पर बढ़ो लहर, लहर क्या है वो पढ़ो लहर, लहर को देखो, तट को देखो, छोटे से तिनके को देखो, पेड़ को देखो, पहाड़ को देखो, आकाश को देखो, किरण, सूर्य की किरणों को देखो, जलद पर प्यारी, सुंदर बादलों पर क्या है, बादल अत्यधिक प्यारे लग रहे हैं। इसके साथ साथ लहर भी, तट भी, पेड़ के छोटे छोटे तिनके भी और पेड़ भी, गिरी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, अत्यधिक प्यारे लग रहे हैं। लिखी हुई है मधुर कहानी, यह मीठी प्रेम भरी कहानी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के यही उपादान, यही भाग जो प्रेम भरी रहस्यमयी कहानी
जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर रही है, उस प्रेम भरी कहानी को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो जग को हर रही है, जग को क्या है अपने एक तरह से मुंह में बांध लेती है। नेक्स्ट है, कैसी मधुर विमोहन उज्जवल है यह प्रेम कहानी, कितनी सुंदरता से भरी हुई है यह कहानी, कितनी पवित्र है, कितनी उज्ज्वलता से भरी हुई है यह कहानी। जी में है अक्सर इसके बनूं, इसी प्रेम कहानी के छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे अक्षर क्या है, बनूं विश्व की बानी, विश्व की बानी के रूप में उभरूं, चित्रित होऊं। इस प्रेम भरी कहानी का एक छोटा सा शब्द मैं भी बनना चाहता हूं, कवि कह रहे हैं और कहते हैं, स्थिर स्थिर होकर, पवित्र शुद्ध होकर, आनंद प्रवाहित खुशी के प्रवाह में सदा शांति सुखकर है। प्रकृति के यही उपादान, प्रकृति की यही छोटी सी प्रेम कहानी सुख देती है, पवित्र है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर है, प्रेम का यह रहस्य अत्यधिक सुंदर है। यानी प्रकृति के परिवर्तन कवि को इतना अधिक आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ कि कवि कहता है कि आहा, इतना आनंद, इतनी असीम प्रसन्नता होती है और खुशी के मारे उनके आवाज़ निकलती है कि वाह कितना सुंदर राज्य है यह, परम सुंदर, अत्यधिक सुंदर राज्य है, अतिशय सुंदर है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतिशय अत्यधिक सुंदर है यह नज़ारा। यानी प्रकृति के छोटे छोटे भागों का यहाँ पर वर्णन किया है, प्रकृति का एक तरह से मनोहारी चित्रण किया है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। तो कविता यहीं पर समाप्त होती है। इसके विशेष देख लेते हैं हम, कवि ने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए किन किन शब्दों का, किन किन अर्थों का प्रयोग किया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद है, कवि ने प्रकृति का सुंदर मनोहारी चित्रण किया है, छोटे से छोटे भाग से लेकर बड़े से बड़े प्रकृति के उपादानों को चित्रित किया है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वो छोटे छोटे परिवर्तन एक साधारण से मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, बादलों द्वारा नृत्य में, बादल क्या है, वो नृत्य कर रहे हैं, किसके सम्मुख, सूर्य के सामने। सूर्य के सामने बादलों की जो माला है वो नृत्य कर रही है। और यहाँ पर नृत्य करना किसका स्वभाव है, मनुष्य का। तो मनुष्य के समान जड़ प्रकृति क्रियाएं कर रही है, तो इस कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी यहाँ पर अद्भुत है, देखने को मिलती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ, मुक्त छंद में रचित है यह कविता। नेक्स्ट है, कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। जब एक शब्द को दो बार दोहराते हैं तो वहां पर पुनरुक्ति, पुनः दोबारा, रुक्ति दोहराना, पुनः दोबारा क्या है, दोहराया गया है। संबोधन शैली, प्रकृति को संबोधित कर रहा है, मनुष्य को संबोधित कर रहा है और मनुष्य को समझाते हुए प्रकृति के विभिन्न उपादानों का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो ये कविता हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कविता नंबर जो 5th है वो आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।